नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 6 की एनसीईआरटी की। इसमें टोटल जो है 12 लेक्चर अपलोड किए गए हैं। तो जो लोग भी नहीं देखे हैं वो पहले जाके देख लेंगे। इसका प्लेलिस्ट अवेलेबल है। जैसे ही आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे क्लास 6 का एनसीईआरटी दिखेगा। उस पर आप क्लिक करने के साथ ही आपको सारे वीडियो जो है दिख जाएंगे। तो आप जाके इसे पहले कर लेंगे, फिर इस एमसीक्यू को आप अटेम्प्ट करेंगे तो आप जो है सुखद अनुभव करेंगे। देखिए, हम लोग का अप्रोच बिल्कुल ही हमेशा से जो है मल्टी डायमेंशनल ही रहा है। 360 डिग्री हम लोग अप्रोच अपना रखे हैं। जब भी कोई टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं, बात किए हैं इसके ऊपर, तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन बन सकता है ये भी हम लोग देखे हैं। साथ साथ मेंस में जो है, मेंस में मैं बात करूँ, चाहे वो जीएस का पेपर हो या एसए का पेपर हो, या यदि किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो वहाँ पे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, इन सारे अध्याय से हम लोग उसके ऊपर बात किए हैं। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखने के लिए भी दिया गया था, तो बहुत सारे लोग सबमिट किए हैं। देखिए, बेस्ट सिस्टम कब हो सकता है, मैं इनिशियल में आपको बताया था कि जो भी आपको काम दिया जा रहा है उसको कंप्लीट करें ईमानदारी से। हम अपने साइड से ईमानदार रहें और आप भी यदि ईमानदार रहें तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप सभी जो है एग्ज़ाम आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो क्वेश्चन बहुत सारे दिए गए थे वहाँ पे। जो लोग भी नहीं लिखे हैं और लोग जरूर लिखेंगे, वो लोग ध्यान देंगे, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप में आप सबमिट करेंगे, ठीक है। लिंक मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यदि इसके अलावा भी आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई मन में आपके डाउट हो इस चैप्टर से लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। कोई आपका सजेशन हो उसे भी आप ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग लेक्चर को जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो है एक ईमानदार प्रयास है आपके लिए। तो यदि आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और लगना भी चाहिए, चूँकि हम बिल्कुल ईमानदारी से आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आप लेक्चर को जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि क्वालिटी एजुकेशन का जो हमारा टारगेट है कि हम क्वालिटी एजुकेशन दे सकें, वो हम टारगेट जो है पूरा कर सकें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। चलिए, देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला स्टेटमेंट देखेंगे, कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा के तट पे रह रहे थे। दूसरा है, आरंभिक लोगों में से कुछ जो है कुशल संग्राहक भी थे। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, तो आप जो है 1 से 15 नंबर का मार्किंग कर लेंगे और आप आंसर करेंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखेंगे। आंसर तो चूंकि लाइव क्लास हो नहीं रहा है, आपका मार्क्स कितना आ रहा है जरूर लिखेंगे। चलिए, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए, नर्मदा के तट के पास हमें मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं, और जो भी मानव कंकाल मिले, तो उसके बाद पता चला कि ये जो है काफ़ी जो है पुराने हैं, कई लाख वर्ष पुराने हैं। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। और आरंभिक लोग में कुछ लोग की बात की जा रही है, तो कुशल संग्राहक भी थे। देखिए, इनिशियल टाइम पीरियड में आप सभी को पता ही है कि मानव जो है उसका जीवन कैसा था। वो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाया करता था। यदि भोजन यहाँ समाप्त हो गया तो तीसरे जगह चला जाता था। यानी एक तरह से खाना बदोश की जीवन जो है व्यतीत करता था। उसके जीवन में अस्थायित्व तो नहीं थी। लेकिन उनमें से कुछ लोग जो है कुशल, स्किल्ड की बात की जा रही है, संग्राहक भी थे। उनको ये ज्ञान था कि कौन से पौधे जो है पॉइजनस हैं, नहीं हैं। कुछ लोग उसका संग्रहण भी करते थे। तो इस तरह से जो है स्टेटमेंट आपका दूसरा भी सही है। चलिए, तो यहाँ पे आंसर बन गया आपका ऑप्शन सी। मैप में देखेंगे तो देखिए, यही आपका नर्मदा नदी दिख रहा है, इसी के आसपास की ये बात है। तो यहाँ पे जो है हमें साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पे मानव जो है इनिशियल में रहा करते थे। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, गेहूं तथा जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। गेहूं और जौ के बारे में आपको बताना है। देखिए, पहला कथन है, मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। दूसरा है, इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्र में हुआ। बताना है उपयुक्त में कथनों में से कौन सा सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। आप आंसर करेंगे इसका। यदि कोई भी एक्सटर्नल नॉइज जाएगा तो उसे इग्नोर करेंगे। वीडियो बिल्कुल एडिटेड नहीं होता है।
चलिए, तो आपका आंसर हो गया होगा अभी तक। देखिए, मनुष्य द्वारा जो है सबसे पहले प्रयास किया गया था, गेहूँ और जौ को ही उपजाने का प्रयास किया गया था, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। और ये प्रयास जो है सुलेमान और किरथर पहाड़ी के क्षेत्र में हुआ था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। मैप में देखेंगे आप, ध्यान देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सुलेमान और किरथर की पहाड़ी। ठीक है, इन्हीं एरिया में जो है प्रयास किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यहाँ पे ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 ही है, तो हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे ये किरथर है, ठीक है, ये था है। किरथर और सुलेमान की पहाड़ी स्थित है। आपको इसका पोजीशन बताना है, कहाँ है? उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूरब में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो लोग भी लेक्चर नंबर 1 अच्छे से देखे होंगे, क्योंकि मैं आपको वहाँ पे दिया था कि आप मैप ड्रॉ करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट पहाड़ी है या कोई भी स्थान है तो उसे लोकेट करेंगे, तो आप लोग आंसर सही कर पाए होंगे। चलिए मैप में हम लोग देख लेते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए, बात की जा रही है कित्थर और सुलेमान पहाड़िया की। जब भी आपको इस तरह का डाउट आए कि आखिर लोकेशन कहाँ है, तो आप सबसे पहले क्या करें, 2 लाइन जो है ड्रॉ कर लें। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये ईस्ट हो गया, यहाँ पे ये वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया, यानी ये आपका पूरब हो गया। ठीक है, और ये आपका पश्चिम हो गया। क्लियर है? इसके अलावा ये आपका उत्तर हो जाएगा और ये जो है दक्षिण हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, तो ये किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ जो कहाँ है, तो आप देख पा रहे हैं नॉर्थ और वेस्ट के बीच, यानी उत्तर और पश्चिम के बीच है, यही रीजन है इसका। ठीक है, तो इसका मतलब आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, या पश्चिम उत्तर भी यदि हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपसे मैं पूछूं कि अब गारो पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो आप बिल्कुल बता देंगे। देखिए उत्तर और यहाँ पे पूरब के बीच में है। ठीक है, आपसे मैं पूछूं कि आप बताइए ये पश्चिमी घाट कहाँ पे है, ठीक है, तो आप लोकेशन जो है बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए, तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या हो गया, आपका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से मगध के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये पूछा जा रहा है आपसे मगध के बारे में। पहला स्टेटमेंट देखें, गंगा के दक्षिण के नदियों के पास के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। दूसरा स्टेटमेंट है, इसके शासक बहुत शक्तिशाली और एक विशाल राज्य स्थापित किए थे। देखिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन 4 है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो दो और ना ही, यहाँ पे हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो। आंसर करेंगे। चलिए आपका आंसर हो गया होगा, ध्यान देंगे, तो गंगा के जो दक्षिणी नदियों के पास का जो क्षेत्र था उसे ही हम मगध के नाम से जानते थे। ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं। ठीक है, मैप में ध्यान देंगे तो ये जो गंगा वाला क्षेत्र है, इसी गंगा के यदि देखिए दक्षिणी इलाके में बात करेंगे तो ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ और साउथ, तो यही वाले इलाके की बात की जा रही है, तो इसे ही हम मगध कहते थे। तो बिल्कुल स्टेटमेंट पहला सही है। दूसरा, इसके शासक बहुत शक्तिशाली, साथ ही साथ विशाल राज्य भी स्थापित किए थे, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों। क्लियर होगा सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑलरेडी हम लोग लेक्चर में काफ़ी इस पर डिटेल में बात किए हैं, थोड़ा हम फैक्चुअल रह रहे हैं, बाकी जहाँ भी ज़रूरत होगा हम एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे। लेक्चर जिनको भी स्लो लग रहा होगा वो फास्ट करके सुन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पांडुलिपि के बारे में, यहाँ पे ये बारे में होगा, पांडुलिपि के बारे में सत्य है? आपको बताना है कौन सा कथन जो है पांडुलिपि के बारे में सत्य है। ठीक है, अपना आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए पहला स्टेटमेंट है, हस्तलिखित लेख को ही हम पांडुलिपि कहा जाता था, कहा जाता है। ठीक है, दूसरा देखें, पांडुलिपि जो है प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले, यहाँ पे ये भुर्ज है, भुर्ज नामक पेड़ के छाल से तैयार भोजपत्र पे लिखा मिलता था। और तीसरा स्टेटमेंट है, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा है के शब्द मेनू से निकला है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। ठीक है,
पांडुलिपि के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आंसर आप लोग कर लिए होंगे। देखिए, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है कि हस्तलिखित लेख को ही हम पांडुलिपि कहते हैं। दूसरा देखेंगे तो पांडुलिपियां प्राय जो है ताड़पत्र और हिमालय क्षेत्र में जो भुज नामक का पेड़ मिलता था उसी पे लिखा जाता था। इसके अलावा अंग्रेजी में जो पांडुलिपि को मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है उसके लिए ये शब्द मैन्यू से निकला है। तो ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट ही सही है। ये देखिए, सारा जो भी क्वेश्चन बनाया गया है क्लास 6 के एनसीईआरटी को रेफरेंस में रख के ही बनाया गया है। तो बिल्कुल आप सही आंसर कर पा रहे होंगे। तो देखिए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। देखिए, आजकल एग्जाम में किस किस फॉर्मेट में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, हमारा प्रयास रहा है कि सारा का समावेश करें ताकि आप जो भी एग्जाम में बैठे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अतीत के बारे में हम जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्वेश्चन यही है। तो देखिए, पहला है पांडुलिपियों के द्वारा, दूसरा है अभिलेखों का अध्ययन करके, तीसरा है पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करके। आंसर करेंगे। देखिए, आपका आंसर हो गया होगा बिल्कुल। अतीत के बारे में आपको जानना है तो पांडुलिपियों के द्वारा बिल्कुल आप जान सकते हैं, कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। अभिलेखों का अध्ययन करके भी आप कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ उस समय का जो इमारतों के अवशेष हैं या जो भी आपको चित्र मिल रहे हैं, जो भी मूर्तियां मिल रही है, इन सब का अध्ययन करके अतीत के बारे में हम लोग बिल्कुल जान सकते हैं। तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे 1, 2, 3 यानी उपयुक्त में से सभी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। आपको बताना है भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। आरंभिक नगरों का विकास सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा ध्यान दे, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 6500 वर्ष पूर्व हुआ। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? आपको बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो, बताएंगे। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। जो लोग भी यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही माने हैं उनका आंसर सही है। आरंभिक नगरों का विकास सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। दूसरा देखेंगे तो गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे विकास जो है ये 6500 वर्ष पूर्व नहीं हुआ था, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो केवल एक सही हो जाएगा। देखिए, आरंभिक नगरों का विकास आप देख ही पा रहे होंगे कि जो सिंधु नदी तंत्र है इसी के आसपास हुआ था। मैप में ध्यान देंगे, ठीक है, तो मैप में देखेंगे तो ये आपको दिख रहा है सिंधु नदी तंत्र, यहाँ पे ध्यान दे। ठीक है, यही आपको सिंधु नदी तंत्र है। यहाँ पे देखिए सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये, तो इसी के आसपास जो है इनिशियल में बात हो रही है काफ़ी आज से पहले की। तो यहाँ पे जो है नगरों का जो है विकास हुआ था, प्रथम नगरीय सभ्यता यहीं पे विकास हुई थी। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। साथ ही साथ दूसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है? तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो गंगा और सहायक नदियों के किनारे लगभग जो है 2500 वर्ष पहले जो है यहाँ पे नगरों का विकास हुआ था। यहाँ पे देखेंगे तो लगभग जो है 4700 वर्ष पहले जो है नगरों का विकास हुआ था। लगभग लगभग अप्रॉक्स माने तो 4700 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपका 1 ही केवल सही है, दूसरा गलती है। यहाँ पे यदि 2500 होता तो इसे भी हम लोग सही मान लेते, तो ऑप्शन ए केवल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक कथन है और एक कारण है, आपको बताना है कौन सा इसमें सही उत्तर है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। देखिए, हम कैलेंडर के बारे में डिस्कस किए थे। मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म का ईयर है, तो इससे पहले जो भी होगा वो ईसा पूर्व होगा। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की तिथियां को ईसा पूर्व ही कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है वर्ष की गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो आप बताएं इसमें कौन सा आंसर सही होगा। चलिए, कुछ लोग उत्तर कर लिए होंगे। ठीक है, देखें, ये तो बिल्कुल सही ही है। और वर्ष की गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। एक्चुअली में इनका जन्म तो यहाँ पे इसी तिथि को नहीं हुआ था, बट इसको हम लेप्रॉक्स माने हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है। तो आपका स्टेटमेंट पहला जो है ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही जो है स्पष्टीकरण भी करता है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सारे टाइप का क्वेश्चन का समावेश यहाँ पर किया गया है कि आपको एग्जाम में कभी प्रॉब्लम ना हो। देखिए, पहला है नर्मदा घाटी, बताना है यहाँ पे क्या होगा। आप लोग इसका आंसर करेंगे। चलिए, कुछ लोग जो है आंसर कर लिए होंगे। देखिए, नर्मदा घाटी की बात करें
तो यहाँ पे क्या देखने को मिला था, यहाँ पे जो है शिकार और संग्रहण देखने को मिला था। मगध की यदि हम लोग बात करते हैं तो पहला बड़ा राज्य देखने को मिला था। यदि गारो पहाड़िया की हम लोग बात करें तो गारो पहाड़िया के आसपास जो है आपको देखेंगे तो आरंभिक कृषि जो है यहीं देखने को मिला था। और सिंधु और उसकी सहायक नदियों की बात करेंगे आप तो प्रथम नगर जो है यही बसा था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। और गंगा घाटी की बात करेंगे तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व यहाँ पे नगर जो है स्थापित हुई थी। तो इस तरह से ये मैच हो गया। ठीक है, नंदा घाटी। तो जो लोग भी ऐसे मैच किए होंगे उनका आंसर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की शुरुआत कब हुई। ठीक है, ऐसे भी छोटे छोटे क्वेश्चन कभी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप आंसर करेंगे लगभग 10,000 साल पहले। यहाँ पे देखिए 9,000 साल पहले, 8,000 साल पहले, 5,000 साल पहले। ठीक है, तो आप लोग उत्तर कर लिए होंगे 8,000 साल पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह स्थान जहाँ सबसे पहले चावल उगाया जाता था, आपको बताना है चावल कहाँ उगाया जाता था। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ वाले क्षेत्र में, बिंद के उत्तर में, गारो हिल्स में, सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ के आसपास। पूछा जा रहा है कि सबसे पहले चावल जो है कहाँ उगाया जाता था। तो देखेंगे आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसको ए बी सी डी कर ले या क ख ग घ। देखिए हमारा प्रयास है कि जैसे जैसे जो है कुछ कुछ एग्जामों में देखने को मिलता है कि इस फॉर्मेट में भी आपको ऑप्शन दिया जाता है, तो बिल्कुल इसमें परेशान नहीं होना है, कोई चेंज है नहीं। ऑप्शन ए है या क है, बात सेम ही है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिंद और उत्तर में, यहीं पे इनिशियल में जो है चावल उगाया जाता था, तो आपका आंसर हो जाएगा बिंद के उत्तर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखें, सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी है, आपको बताना है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले मैप का रिवीजन भी किए हैं तो वहाँ भी आपको दिखा ही होगा, वैसे एक बार और आप देख लें। तो जो लोग आंसर करना चाहते हैं सबसे पहले आंसर कर लेंगे, सतलज, रावी, ब्यास, इनमें से सभी कौन सा आंसर होगा। चलिए आइए हम लोग मैप देख लेते हैं, ध्यान दें। तो देखिए सिंधु की सहायक नदियों की बात की गई है, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो ये सिंधु हो गई आपको, ठीक है, ये हो गई आपको सिंधु नदी। ठीक है, इसमें सहायक नदियों में देखेंगे तो सतलज यहाँ दिख रहा है, यहाँ रावी, चेनाब, झेलम, ये ब्यास, सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे देखें तो सिंधु की सहायक नदियाँ सतलज भी है, रावी भी है, ब्यास भी है। तो इस तरह से जो है आपका ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते थे। ठीक है, तो अतीत में जो भी बनी या प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, वैज्ञानिक, खोजी, पुरातत्वविद या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे, इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे, पुरातत्वविद। देखिए जो भी पुरानी वस्तुएं हैं उनका अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, पुरातत्वविद कहलाता है। इन सब वस्तुओं का अध्ययन करके और अपना एक अनुमान लगा के उस समय की कहानी बताने का प्रयत्न करता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का है, अतीत में पुस्तकें निम्नलिखित विषयों पे लिखी जाती थी। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। राजाओं के जीवन पे लिखी जाती थी, औषधियों तथा विज्ञान पे, महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक पे, या इनमें से सभी। ठीक है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यदि तो राजाओं के जीवन पे बिल्कुल लिखी जाती थी, औषधि तथा विज्ञान पे लिखी जाती थी, महाकाव्य और कविता और नाटक पे भी लिखी जाती थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। सभी लोग अपना मार्क्स जरूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपका कितना मार्क्स आया। ठीक है, और इस लेक्चर को जो है अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे, ताकि हमारा प्रयास है कि क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड कराना। चाहे आप किसी भी पृष्ठभूमि से आते हो, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आ रहे हैं या छोटे छोटे शहर से आ रहे हैं, हमारा टारगेट ये है कि कंसेप्ट क्लियरिटी आपको मिले, साथ साथ जो है क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो हम अपना ईमानदार एक प्रयास कर रहे हैं। आपको एक मदद यही करना है, अपने आप का मदद करें कि आप लेक्चर को देखें। ठीक है, जो भी आपको बताया जा रहा है उसको जो है फॉलो करें। साथ साथ जो भी आपके दोस्त मित्र हैं, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन तक जरूर आप पहुंचाने का प्रयास करें। ये आपका जो है, देखिए समाज में हम लोग का कुछ कर्तव्य और दायित्व होता है। ठीक है, तो मैं अपने साइड से जो है अपना दायित्व निभाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि मैं आपको कुछ दे सकूँ,
आप एक प्रयास करें कि कुछ लोगों को जो है हेल्प और मदद हो जाए, आप लेक्चर उन तक पहुँचाएँ, लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और अभी होली है तो आप सभी को हैप्पी होली, ठीक है? होली को एन्जॉय करें, खुश रहें और पर्यावरण को बिल्कुल क्षति ना पहुँचाएँ। चलिए, तो हम लोग फिर नेक्स्ट मिलेंगे। एप्रॉक्स जो है 2 दिन तक आपको अब लेक्चर इसके बाद अपलोड नहीं किए जाएँगे, तो आप एन्जॉय करेंगे होली को। उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है इस चैनल पे। चलिए, बहुत-बहुत आप सभी का धन्यवाद।